हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों को विश्व का क्षेत्रीय भूगोल से परिचित कराएंगे, अर्थात हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात रहा कि पढ़ना क्या होता है। आपको पता है कि हमारे विश्व में जितना भी कंट्री है, जितना भी देश है, वो सारे कितने महादेशों में है, यानी किसी न किसी महादेशों में ही है। तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे विश्व में कुल कितने महादेश है और कौन सा महादेशों के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, इसके बारे में जानेंगे। उन सातों महादेश का नाम, यानी विश्व में अभी कुल 7 महादेश है, तो उन सातों महादेश का नाम क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन देश आता है, उसके अंतर्गत जो देश का जो स्थिति है वो कैसा है, कहाँ पे झील है, कहाँ पे झरना है, कौन सा गर्म स्थान है, कौन सा ठंडा स्थान है, यानी उसका पूरे हम भौगोलिक जो दृष्टिकोण है, भौगोलिक दृष्टिकोण से हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे पूरी विस्तार पूर्वक। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन का टॉपिक को यहाँ से। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विश्व में कुल 7 महादेश है और इन्हीं 7 महादेशों में ही हमारे विश्व का संपूर्ण देश समाहित है। अब ये 7 महादेश का नाम हम लोग क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहले एशिया महादेश, उसके बाद यूरोप महादेश, उसके बाद अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ओशेनिया और उसके बाद आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका या फिर अंटार्कटिक महादेश जिसको बोल सकते हैं। यानी एशिया महादेश 1, यूरोप 2, अफ्रीका 3, उत्तरी अमेरिका 4 और दक्षिणी अमेरिका 5, ओशेनिया 6 और अंटार्कटिका 7। यानी इन्हीं 7 महादेशों में ही विश्व के सभी देश क्या है, इसी के अंतर्गत सभी देश आता है। अब ये जो महादेश है, महादेश को महाद्वीप भी कहा जाता है। जैसे भारत को उप महाद्वीप को श्रेणी में रखा गया। उप महाद्वीप इसको क्यों कहा गया, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, ये अपनी विशालता के आधार पे ही इसको उप महाद्वीप की श्रेणी दिया गया। तो ये 7 महादेश हैं। सातों महादेश को पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि ये 7 टॉपिक है। एक टॉपिक ये एशिया महादेश है, यानी ये 7 बड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत जितना देश आएगा, सबसे पहले तो जैसे एशिया महादेश स्टार्ट करेंगे, तो एशिया महादेश का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थित है, उनको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा कंट्री आता है, यानी कौन सा देश आता है, और उसके अंदर कौन से भौगोलिक दृष्टिकोण से तथ्य उपस्थित है और किस प्रकार से है, उसको जानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक एशिया महादेश से। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, यानी एशिया महादेश को खत्म होने में कम से कम 7 से 8 दिन तो लग ही जाएगा। अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो हमें विस्तार पूर्वक ही पढ़ना है, क्योंकि जब हम शॉर्टकट पढ़ाई से करेंगे तो पढ़ाई हम लोग को कैरियर से शॉर्टकट मार जाएगा। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलना है। क्या होगा, 1-2 दिन समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जानकारी हम सारे हासिल करेंगे, ताकि जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके, हम कभी अपने लक्ष्यों से न भटक सके। चलिए देखिए एशिया महादेश। तो एशिया महादेश सबसे पहले इसमें आपको नोट करना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया जो महादेश है विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, और ये विश्व के कुल धरातल पे, यानी विश्व के कुल धरातल का जितना क्षेत्रफल है उसमें 30% हिस्सा एशिया महादेश का ही है। यानी 7 महादेश का बताए ना, 7 महादेशों में जितना देश है सभी का क्षेत्रफल का 30% जो हिस्सा है वो एशिया महादेश का ही है। तो आपको इसको समझना। अब ये तो हमने बताया कि एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। अब किस मामले में, तो एशिया जो महादेश है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के,
यानी जनसंख्या और आकार दोनों के दृष्टिकोण से जो एशिया महादेश है विश्व में अव्वल नंबर पे है, यानी अव्वल कहने का अर्थात यानी फर्स्ट नंबर पे है, ये हमने जाना। उसके बाद एशिया जो महादेश है ये इसकी धरातल तो बता दिए कि पूरे संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफलों का ये 30% हिस्सा है जो एशिया महादेश का ही है। उसके बाद ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से और आकार के दृष्टिकोण से तो बड़ा है ही, साथ ही इसका क्षेत्रफल के एग्जैक्ट क्षेत्रफल की बात करें तो इसका एग्जैक्ट क्षेत्रफल कितना है तो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर इसका एग्जैक्ट क्षेत्रफल है किसका, एशिया महादेश का। उसके बाद एशिया महादेश के विभिन्न भागों को पौराणिक साहित्यों में अन्य नाम दिया गया, जैसे एशिया का जो मध्य भूमि है, एशिया का जो मध्य भूमि है उसे बोला गया है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। अब इसके अंतर्गत कौन सा भाग आता है तो प्रायद्वीपीय भारत, यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय मैदान है वो, यानी भारतीय उपमहाद्वीप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है भारतीय उपमहाद्वीप। उसके बाद एशिया का ये तो मध्य भूमि देखे। अब एशिया का जो उत्तर पूर्वी देश है, यानी उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, उत्तर पूर्वी, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा तो इसीलिए आप मेरी बात को सुनकर नोट कर लेंगे। उत्तर पूर्वी हिस्से को बोला गया है पुष्कर द्वीप। और इसके अंतर्गत कौन सा देश आता है तो लाओस, और जब लाओस आएगा तो कंबोडिया आएगा ही, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री से परिचित हैं, हिस्ट्री में इसका चर्चा किया गया। लाओस और कंबोडिया दोनों साथ साथ आता है, ठीक है। यानी कि एशिया का मध्य भाग वो जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप आता है और भारत का एक निक नेम भी है जम्बूद्वीप, ठीक है। उसके बाद एशिया का जो उत्तर पूर्वी का जो हिस्सा है उसको पुष्कर द्वीप कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आता है कौन सा, ये लाओस और कंबोडिया वाला हिस्सा। अब एशिया का जो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है उसमें एक द्वीप है जिसका नाम है शाक द्वीप। कौन सा द्वीप, शाक द्वीप। क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है कि शाक द्वीप एशिया के किस डायरेक्शन में है, तो शाक द्वीप एशिया के किस डायरेक्शन में, तो दक्षिण में भी है और पूरब में भी है। आपको ये बात नोट करते हुए चलना। अब देखिए, ये तो हमने देख रहा था कि मध्य भूमि को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी को क्या कहा जाता है। अब एशिया महादेश की ये खासियत है कि एशिया महादेश में अगर कुछ दक्षिणी महाद्वीपों को छोड़ दे तो लगभग प्राय सभी जितने भी महाद्वीप है एशिया का उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। यानी कि एशिया जो महाद्वीप है इसमें जितना भी महाद्वीप है, कुछ महाद्वीपों को अपवाद में छोड़कर, यानी कुछ ही महाद्वीप है जो दक्षिणी डायरेक्शन में, बाकी जितना भी महाद्वीप है सभी ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और इसके चारों ओर, यानी इस उत्तरी गोलार्ध के चारों ओर से क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध से होकर 3 रेखा गुजरती है, जिसका जो अक्षांशीय रेखा होता है, सबसे पहले कर्क रेखा, उसके बाद कर्क हो गया, फिर एक आर्कटिक रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। इस प्रकार का रेखा गुजरती है। कौन कौन, कुछ प्रायद्वीपों को छोड़ दें अगर, तो बाकी जितना भी प्रायद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय रेखा, एक तो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, उसके बाद आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा, ये तीनों गुजरती है, ठीक है। तो आप लोग क्या नोट करेंगे कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा उत्तरी एशिया के उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया के उत्तरी हिस्सों से गुजरने वाले 3 रेखाओं का नाम लिखे, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा विषुवत, कर्क और आर्कटिक रेखा। ये तीनों है जो क्या करती है, एशिया के उत्तरी गोलार्ध से क्या होती है, निष्कासित होती है, यानी गुजरती है। और ये कैसा रेखा है, तो अक्षांशीय रेखा यानी वृत्तीय रेखा है, ठीक है। अब बात करें एशिया का सारे डायरेक्शन के बारे में, एशिया के सारे, इतना आप लोग नोट करेंगे, एशिया के डायरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ।
आप जानते हैं कि एशिया के चारों ओर किधर क्या क्या है। जैसे एशिया का जो दक्षिणी भाग की बात करें, दक्षिण में क्या है? एशिया के दक्षिण में क्या है? उत्तर में क्या है? उसी प्रकार पूर्व में और पश्चिम में। ठीक है, तो एशिया के दक्षिण में आपको पता है हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। और उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिक नहीं, अंटार्कटिक महासागर नहीं, अंटार्कटिक क्या है? महाद्वीप है, महादेश है। आर्कटिक महासागर। उसके बाद इसके पूर्व में है प्रशांत महासागर, जहां पे ब्लैक होल की घटना घटित होती है। प्रशांत महासागर। और इसके पश्चिम में क्या क्या है? तो इसके पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। ये 3-4 जो चीजें हमने बताया क्या क्या, एक यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है। ये सभी मिलकर क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया के पश्चिमी डायरेक्शन में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एक पर्वत का नाम आता है जिसका नाम है यूराल पर्वत। उसके बाद कैस्पियन सागर, काला सागर और एक है भूमध्य सागर। ठीक है, ये तीनों मिलकर ये तीन तो सागर हो गया, एक कैस्पियन सागर, एक काला सागर और तीसरा भूमध्य सागर और एक यूराल पर्वत। ये सभी मिलकर क्या करता है? एशिया को क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया यूरोप से कितने महादेशों के द्वारा, कितने महासागरों के द्वारा अलग होती है और कौन कौन? तो एशिया है जो 3 महासागर के द्वारा यूरोप से अलग होती है। कौन कौन? कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। और कौन सा पर्वत के द्वारा? तो यूराल पर्वत। एशिया है जो यूरोप से कौन से पर्वत के द्वारा अलग होता है? तो यूराल पर्वत के द्वारा ये अलग होता है। अब एक और नोट की बातें आप लोग क्या करेंगे कि लाल सागर और एक है स्वेज नहर। ये क्या करता है? लाल सागर और सुएज नहर एशिया को क्या करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। किसे? अफ्रीका से अलग करती है। जबकि एक बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि द्वारा ये क्या होता? उत्तरी अमेरिका से अलग होती है, अमेरिका से अलग होती है। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि एशिया के पश्चिमी डायरेक्शन में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सारे मिलकर क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है। जबकि लाल सागर और सुएज नहर, ये दोनों के द्वारा एशिया है जो अफ्रीका से अलग होती है। जबकि एक जल संधि जो बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, ये बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया है जो उत्तरी अमेरिका से अलग होती है। तो इसे आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब नोट की बातें में और आपको क्या करना है? जैसे पहले इसको आप नोट करेंगे, क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा, लिखने में भी नहीं बन रहा। आप लोग इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए, नोट की बातें में आपको क्या करना है कि कुछ कंट्री का नाम है जैसे मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और लाओस और कुछ अन्य भी देश है। ये जो देश है ये स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध कहने का मतलब होता है कि जिसकी सीमा समुद्री क्षेत्रों से नहीं लगती है। ये क्या है? स्थल रुद्ध देश है, अर्थात इसकी सीमा समुद्री क्षेत्रों से नहीं लगती है, यानी समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती है। उस प्रकार के देश को क्या कहा जाता है? स्थल रुद्ध देश कहा जाता है।
इसमें सबसे जो बड़ा देश है वो है कजाकिस्तान, यानी स्थल रुद्ध देश में सबसे बड़ा देश कौन है? कजाकिस्तान। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मंगोलिया। अब बात करते हैं कुछ और एशिया महादेश के अंतर्गत ही हम लोग, जैसे एशिया महादेश के अंतर्गत ही अति प्राचीन यानी बहुत ही प्राचीन स्थलखंड है। और कितने स्थलखंड है? तो ये 2 स्थलखंड है, 2 स्थलखंड है। एक तो है अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड। आगरा लैंड नहीं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। देखिए, एशिया महादेश के अंदर ही बहुत ही पुरानी स्थलखंड है। और कितने स्थलखंड? 2 स्थलखंड जो कि काफ़ी फेमस है। एक है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है रूस और चीन। अंगारा लैंड के अंतर्गत रूस और चीन, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, क्या आता है? अंगारा लैंड के अंतर्गत रूस और चीन आता है, जबकि ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत आता है। अब यहाँ प्रायद्वीपीय की बात है तो एशिया महादेश के अंतर्गत 3 प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और इसकी संख्या कितनी है? 3 है। पहला है अरब का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, अरब का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उसके बाद दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और तीसरा है इंडो चीन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इंडो चीन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये 3 प्रमुख प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी भारत में जो कि काफ़ी फेमस है। इसमें इंडोनेशिया और उसके ये क्या, पहले तो अरब का प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात कर ले। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी विश्व में नंबर 1 पे। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहाँ का है? तो अरब का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो है। ठीक है, अब कहता है इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीप को पूर्वी द्वीप कहा जाता है, यानी इंडोनेशिया इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीप को क्या कहा जाता है? पूर्वी द्वीप कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वी द्वीप किसे कहा जाता? तो इंडोनेशिया और उसके आसपास वाला जितने भी क्षेत्र है उस सभी द्वीप को क्या कहा जाता है? पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के द्वीप समूह, यानी दक्षिण पूर्वी और ये जो पूर्वी एशिया है वो कौन कौन? दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया का जो द्वीप समूह है वो, उसकी आकृति कैसा होता है? तो उसकी आकृति होता है धनुषाकार। आपसे प्रश्न आ सकता है कि किस एरिया का द्वीप का आकार धनुषाकार होता है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया का, और पूर्वी एशिया में जो द्वीप जो फैला हुआ है उसका आकार है धनुषाकार है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन देश आता है, यानी इसके अंतर्गत कौन सा देश नहीं, अरे ये प्रायद्वीपीय क्या बोल रहे थे? द्वीप के बारे में बता रहे थे कि इंडोनेशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों को पूर्वी द्वीप कहा जाता है, और पूर्वी द्वीप और दक्षिणी द्वीप में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो द्वीप है वो और दक्षिणी एशिया में जो द्वीप है वो, उन सारे का आकृति कैसा है? धनुषाकार आकृति का। अब ये इस द्वीप के मामले में कौन कौन द्वीप आता है? तो पहले तो आ जाता अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद आ जाता है इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान के द्वीप समूह। यानी कि पूर्वी द्वीप समूह और दक्षिणी द्वीप समूह का आकृति धनुषाकार होता है। और धनुषाकार आकृति में कौन कौन सा द्वीप आता है? तो अंडमान निकोबार हो गया, और इंडोनेशिया का जो द्वीप है वो, फिलीपींस और जापान के जितने भी द्वीप समूह हैं वो सभी हो जाता है। अब फिलीपींस द्वीप समूह के निकट ही, ये जो फिलीपींस द्वीप समूह है उसके निकट एक बहुत ही बड़ा गहरी, यानी बहुत ही गहरी महासागरीय गर्त है। विश्व का सबसे गहरी महासागरीय गर्त है जिसका नाम है मैरियाना गर्त। ठीक है, क्या हमने बताया कि विश्व का सबसे गहरी सागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, यानी विश्व का सबसे
गहरी महासागरीय गर्त का नाम क्या है? तो मैरियाना गर्त है। अब इसकी गहराई है कितना? तो इसकी गहराई है 11,034 मीटर। ठीक है, 11,034 मीटर गहराई है मैरियाना गर्त का, जो कि विश्व में सबसे नंबर 1 पे है ये गहराई के मात्रा में। क्वेश्चन आ सकता कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो मैरियाना गर्त है। और ये कहाँ है? तो फिलीपींस के निकट में। इसकी गहराई कितना है? 11,034 मीटर। बात आएगा कि ये किस महासागर में है? तो ये है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे ये है? प्रशांत महासागर में ये है। कौन? मैरियाना गर्त है जो। अब इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे आगे की चीजों को। आप लोग सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। मेरा लिखावट अगर दिखाई नहीं देता या फिर समझ में लिखावट नहीं आता है, मेरे बातों को आप सुनकर उसे पॉज, वीडियो को कीजिए, पॉज करके आप क्या करें, कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये है। अब उसके बाद मध्य एशिया में, कहाँ पे? मध्य एशिया में एक है पामीर गांठ। कौन सा? पामीर गांठ, जिसे कहा जाता है विश्व का छत। क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर गांठ को। और ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य एशिया में स्थित है पामीर गांठ, जिसको विश्व का छत कहा जाता है। अब इसके विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणी है। ये जो पामीर गांठ है, इसके विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणी है। जैसे इसके कुछ डायरेक्शन की बात कर ले, जैसे इसके पश्चिम की बात करें, इसके पश्चिम डायरेक्शन में जो पर्वत श्रेणी है, या पर्वत श्रृंखला, या पर्वत चोटी भी जिसको बोलते हैं, एक है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, और दूसरा है जाग्रोस। यानी कि पामीर गांठ के पश्चिमी हिस्से में दो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है हिंदू कुश और जाग्रोस है। जबकि इसकी पूर्वी हिस्से की बात करें, किस हिस्से का? पूरब में। तो पूरब में हो जाएगा हिमालय, काराकोरम। आप लोग नाम से वाकिफ होंगे, कोई नया नाम नहीं है ये सब। काराकोरम, क्यूनलुन हो गया। उसके बाद तिएन सान, ये सब हो गया। अब ये जो हिमालय है और ये जो क्यूनलुन पर्वत श्रेणी है, ये दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में एक पठार है, जिसका नाम है तिब्बत का पठार। और ये कोई नॉर्मल पठार नहीं है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। और कौन सा दो पर्वत श्रेणी? तो हिमालय और क्यूनलुन। ठीक है, और ये तिब्बत का पठार स्थित है, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ये पर्वत, ये पठार है। ठीक है, अब चलिए ये पठार की बात हमने करना शुरू कर दी, यानी तिब्बत का पठार। अब कुछ और भी देशों का पठार को देखते हैं, अन्य पठार के बारे में भी। जैसे एक है ईरान का पठार। ईरान के जो पठार है वो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, एक है एल्बोर्ज और दूसरा है जाग्रोस। जाग्रोस पर्वत श्रेणी। जबकि अनातोलिया आप लोग नाम याद रखेंगे, अनातोलिया पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो ये है पॉन्टिक और टॉरस पर्वत श्रेणी के बीच में अनातोलिया पठार। उसके बाद है गोबी पठार, फूल गोभी, आप लोग नाम याद रखेंगे, गोबी का पठार। तो गोबी का जो पठार है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो ये पर्वत श्रेणियों के बीच में नहीं, इसकी ये खासियत है कि ये विश्व का यानी विशाल ठंडा मरुस्थल है। विश्व का सबसे विशाल और ठंडा मरुस्थल है गोबी का पठार, जो कि एक मरुस्थल है।
तो हमने यहाँ पे बता रहे थे कि हिमालय और क्युनलुन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, दो बड़े बड़े पर्वत श्रेणी हिमालय और क्युनलुन के बीच में तिब्बत का पठार स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जबकि एलबुर्ज और जाग्रोस दो पर्वत श्रेणियों के बीच में ईरान का पठार स्थित है, और पॉन्टिक और टॉरस दो पर्वत श्रेणियों के बीच में अनातोलिया का पठार स्थित है, और गोबी का पठार है जो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल के श्रेणी में जाना जाता है। ठीक है, यानी विशाल मरुस्थल है ये और ठंडा मरुस्थल भी है। चलिए अब कहता है रूस के एशियाई भाग को आप लोग नोट करेंगे कि रूस का जो एशियाई भाग है उसे साइबेरिया कहा गया। क्या? साइबेरिया। इसको समझना है। जैसे मान लिया कि ये रूस है, ठीक है, ये मान लिया कि रूस है। आपको पता है कि रूस है जो यूरोप महादेश में, तो रूस का ये इधर वाला जो डायरेक्शन है, इधर वाला जो हिस्सा है वो मान लिया कि चला गया यूरोप में, और इधर है एशिया। तो आप बताइए कि ये वाला जो हिस्सा, इतना एरिया जो बचा, ये एशिया महादेश में चला गया, और इधर वाला यूरोप में। तो जो यूरोप में जो चला गया उसको तो रूस ही नाम दिया गया, लेकिन जो एशिया महादेश में रूस का ही भाग आया उसको क्या बोला गया? साइबेरिया कहा गया। तो आप लोग साइबेरिया का मतलब समझेंगे कि रूस में, और रूस का कुछ भाग को, जो वैसे भाग जो एशिया में आ गया उसको कहा गया साइबेरिया। ठीक है, अब यहाँ से कहता है साइबेरिया में 3 प्रमुख नदी। ये साइबेरिया के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी भी कुछ खासियत है। साइबेरिया के निकट 3 प्रमुख नदी जो कि काफ़ी बड़े बड़े नदी है, ये प्रवाहित होती है। जैसे पहला जो नदी है ये है ओब, और येनेशी, और एक लीना नदी। ये 3 प्रमुख नदी, ओब नदी, येनेशी नदी और लीना नदी, ये साइबेरिया में प्रवाहित होती है। और ये प्रवाहित होते हुए ये कहाँ पे आके गिर जाती है? तो ये गिर जाती है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, कहाँ पे आके गिरती है? ये आर्कटिक महासागर में आके गिर जाती है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट, जैसे आपसे बात कर लिया जाए कि विश्व का सबसे गहरी झील, विश्व का सबसे गहरी झील, तो आप लोग सभी को पता होगा कि विश्व का सबसे गहरी झील है जो बैकाल झील है, और इसकी गहराई है कितना? तो इसकी गहराई है 1741 मीटर है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है। गहराई के मात्रा में बोल रहे हैं, क्षेत्रफल के मात्रे में नहीं, गहराई के मात्रा में बैकाल झील है जो सबसे गहरा झील, और इसकी जो गहराई वो है 1741 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान कौन है? इतना पहले आप नोट करें, क्योंकि ऐसे ही ठीक नहीं लग रहा। आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद क्लीन से बताएंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब कुछ और पॉइंटों को देखते हैं। जैसे आपसे प्रश्न किया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, ये बड़ी झील है, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो है कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। और इसकी क्षेत्रफल कितना है? तो ये 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये विश्व का सबसे बड़ी झील है। और बैकाल जो झील था वो विश्व का सबसे गहरी झील था, जिसकी गहराई 1741 मीटर था। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। कैस्पियन सागर कोई नया नाम नहीं है। इससे पहले हमने बताए थे कि एशिया का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर मिलकर एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करती है कैस्पियन सागर, जिसकी गहराई, जिसकी जो क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये विश्व का सबसे बड़ी झील है। और सबसे गहरी झील बैकाल झील आपको पता है। और जब सबसे गर्म स्थान की बात करें, एशिया का सबसे गर्म स्थान का, तो ये है तीरथ जबी। तीरथ जबी है, और ये है कहाँ? तो इजराइल में। एशिया का सबसे गर्म स्थान तीरथ जबी इजराइल में है ये। और सबसे ठंडा
सबसे ठंडा जो स्थान है वो है बर्खोयांस्क। और ये कहाँ है? तो ये है साइबेरिया में। ठीक है। अब इसकी जो बीच का जो तापांतर है वो है 54 डिग्री सेल्सियस से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस। यानी हम कह सकते हैं कि एशिया का सबसे जो ठंडा इलाका है वो है तीरथ जबी, जहाँ जो कहाँ है? इजराइल में है। इससे ये भी पता चला कि इजराइल किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो वो आता है एशिया महादेश के अंतर्गत। बर्खोयांस्क है जो एशिया का सबसे ठंडे स्थान है और ये साइबेरिया में पड़ता है। साइबेरिया है कहाँ? रूस में। और रूस का वैसे भाग जो एशिया में आ गया उसे साइबेरिया कहते हैं। अब यहाँ का बीच का तापांतर 54 डिग्री सेल्सियस से लेके -45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ का जो गर्म वाला स्थान है वहाँ पे 54 डिग्री सेल्सियस गर्मी होता होगा, और जो ठंडा इलाका वहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे काफ़ी ठंडा इलाका है। -45 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो बर्फ़ जम जाता है पानी, लेकिन यहाँ पे -45 है, इसका मतलब है कि 0 से बहुत नीचे है, यानी बहुत ठंडा इलाका है ये। ठीक है। अब इस बर्खोयांस्क चूंकि बहुत ठंडा है, इसी को इसकी ठंडता के आधार पर, यानी इसको ठंड होने के गुण के द्वारा ही इसे पृथ्वी का इसे क्या कहा गया है? पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा गया है। कौन सा ध्रुव? शीत ध्रुव, क्योंकि आपको पता कि ठंडे वाले एरिया में शीत ज़्यादा गिरती है। शीत यानी कि ओश, यानी कि पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो बर्खोयांस्क को कहा जाता है। अब इतना को आप नोट करेंगे, फिर हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ये तो हम लोग देख रहे थे कि एशिया का जो क्या था, बेसिक जो भौगोलिक दृष्टिकोण था उसे देख रहे थे। अब देखते हैं कि एशिया में जो कुछ फसल है उसको भी देखते हैं कि एशिया में मुख्य रूप से कौन कौन से फसल का उगाई होता है, कौन सा फसल उत्पादित किया जाता है। जैसे एशिया के प्रमुख फसल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे खाद्यान्न फसल, यानी खाने वाला जो फसल होता है वो। उसके बाद देखेंगे जो नकदी फसल होता है वो। अब देखिए, खाद्यान्न फसल में आप लोग सभी को पता है, सबसे पहले तो चावल, एशिया का फेमस, गेहूं, चावल, गेहूं, उसके बाद बहुत सारा मक्का, ज्वार, बाजरा, उसके बाद रागी। ये सब यहाँ का खाद्यान्न फसल है। जबकि नकदी फसल की बात करें, चाय हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, रबड़ हो गया और अन्य कपास वगैरह भी हो गया। ये सब क्या है? तो ये सब है जो नकदी फसल है। अब नकदी फसल और खाद्यान्न फसल में बहुत डिफरेंस है। नकदी फसल कहने का मतलब होता है कि जिसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना ही होता है, यानी इसकी हम खेती, कोई किसान इसकी खेती नकदी फसल का इसीलिए करता है ताकि उसे होप रहता है, आशा रहता है कि हम इसे बेचकर हम पैसा इनकम करेंगे। अब बात रहा, आप लोग में से कई सारे कह रहे होंगे कि क्या खाद्यान्न फसल को हम बेचकर पैसा इनकम नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, आप एक किसान हैं, नॉर्मल किसान हैं आप, तो आप क्या थिंकिंग करेंगे कि चावल गेहूं हम इसलिए उत्पादित करते हैं ताकि हम चावल गेहूं को खुद उपयोग करते हैं, तो अपने उपयोग को पूर्ति करने के लिए हम चावल गेहूं और जितने भी खाद्यान्न फसल है उसका हम उत्पादन करते हैं। सपोज कीजिए, मान लिया कि आपके पास 10 क्विंटल चावल है जो एक साल में उत्पादित हुआ। अब 10 क्विंटल चावल का अधिकांश भाग आप खुद ही अपने खाने में ही उपयोग कर लेंगे। मान लिया कि इसमें से 1-2 क्विंटल चावल है जो बचा, तो ऐसे स्थिति में आप बताइए कि बाकी सारा चावल तो आप खा गए अपने उपयोग में, यानी कि 1-2 क्विंटल बेचे, तो इसको बेचने से क्या आपकी ज़रूरत पूर्ति हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप बोलेगा बड़ा किसान को हो पाएगा, तो ये हम बता रहे वो सब अपवाद में चीज़ें हैं। ऐसे मुख्य रूप से ये जो खाद्यान्न फसल होता है उसका यही ज़रूरत होता है कि हम इसको इसलिए उत्पादित कर रहे हैं ताकि इसका मैं खुद उपयोग करूँगा, उसको बेचने के बाज़ार में बेचने का भी उससे नहीं किया जाता है। लेकिन नकदी फसल आप बात बताइए, एक साल में मान लिया कि कोई किसान
है जो चाय का खेती किया, उसको एक साल में 10 क्विंटल मान लिया कि चाय उत्पादित हुआ। अब आप बताइए, कोई किसान कहेगा कि मैं चाय इसलिए उत्पादित करता हूँ क्योंकि मैं उसका खुद उत्पादित करता हूँ, मैं चाय ज़्यादा पीता हूँ इसलिए। आप बताइए, एक साल में कोई व्यक्ति 10 क्विंटल चाय पत्ती को खपत कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 से 2 क्विंटल, बाकी बचा वहाँ पे 8 क्विंटल। अब आप बताइए, ये जो 8 क्विंटल चाय पत्ती बचा, इसको बाज़ार में शेयर करेगा, बाज़ार में शेयर करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा दाम मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं इसका व्यापारी संबंध इससे है, नकदी फसल से। तो नकदी फसल और ये जो खाद्यान्न फसल है उसमें यही मुख्य रूप से डिफरेंस है। अब ये तो हमने देखा कि खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है और नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है। अब हम लोग देखते हैं कि चावल के मामले में कौन सा देश, एशिया का कौन सा देश अव्वल नंबर पे है, गेहूं के मामले में कौन, चाय के मामले में कौन, जूट के मामले में कौन, रबड़ के मामले, यानी सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नोट की बात में आप लोग क्या नोट करेंगे कि चावल पहले आया, तो चावल जाहिर सी बात है, जो नाम पहले आया इसका मतलब उसमें ये आगे होगा। तो चावल के मामले में, चावल उत्पादन के मामले में एशिया जो महादेश है, पूरे विश्व का 92% चावल यहीं पे उत्पादित किया जाता है। बाकी बचा टोटल परसेंटेज होता है 100 में से 92 एशिया में, बाकी बचा कितना, 8% बचा। यानी 8% है जो बाकी का जो 6 महादेश बचा उसके कंट्री में चावल उत्पादन होता है। लेकिन 92% चावल है जो एशिया महादेश के कंट्री में ही उत्पादित किया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल गेहूँ उत्पादित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की। तो चावल के मामले में आपको पता होगा कि चीन सबसे 1 नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, बांग्लादेश तीसरा, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया के भाग में, ये सब में चावल। यानी हम लोग सिर्फ जानेंगे पहला नंबर और दूसरा नंबर। यानी पहला नंबर पे चीन और दूसरा नंबर पे भारत, उसके बाद आता बांग्लादेश और अन्य देश। गेहूं उत्पादन में नहीं चीन है नहीं भारत है, यह है साइबेरिया। और साइबेरिया बोले तो रूस में, अर्थात हम कह सकते हैं कि एशिया महादेश में ही है साइबेरिया जो देश है, इसके अंतर्गत गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद चीन में भी, साइबेरिया के बाद दूसरा नंबर पे गेहूं उत्पादन में आता है चीन, उसके बाद भारत, ये सारे देश आता है। जबकि चाय उत्पत्ति की बात करें तो चाय उत्पादन के मामले में सबसे पहले भारत का नाम आता है और उसके बाद आता है श्रीलंका का, तब उसके बाद आता है चीन, जापान, इंडोनेशिया के पर्वतीय जो ढाल है वहाँ पे चाय पत्ती का मुख्य रूप से बागान लगाया जाता है, खेती किया जाता है। चलिए, ये तो हमने देखा। उसके बाद जब गन्ने की बात करें, गन्ना सबसे ज़्यादा एशिया महादेश का कौन से देश में उपजाया जाता है, तो ये भी भारत। और उसके बाद भारत के बाद श्रीलंका आ जाएगा, भारत के बाद चीन आता है गन्ने मामले में, और उसके बाद फिलीपींस और थाईलैंड और पाकिस्तान वगैरह और इंडोनेशिया वगैरह हो गया। यानी हम इस प्रकार देखें कि चावल के मामले में चीन सबसे 1 नंबर पे, गेहूं के मामले में साइबेरिया, और चाय के मामले में भारत, और गन्ने के मामले में भारत। यानी 2 मुख्य रूप से जो फसल है उसके मामले में भारत नंबर 1 पे, चाय और गन्ने। यानी कहीं न कहीं ये नकदी फसल में अव्वल नंबर पे है एशिया महादेश के अंतर्गत। अब ऐसा नहीं है कि भारत में चावल गेहूँ उत्पादित नहीं होता, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा की बात हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा में चीन और रूस यानी कि साइबेरिया जो है वो अव्वल नंबर पे है। अब बात करते हैं जूट का। गन्ना हमने देखा, जूट की बात करें तो जूट है जो एकाधिकार क्षेत्र में, मात्र एक ही क्षेत्र में, और वो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है उस नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित किया जाता है, और पूरे एशिया में यही एकमात्र ऐसा जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। अब बात रहा कि इस क्षेत्र में कौन कौन देश आता है, तो सबसे पहले आता है बांग्लादेश और उसके बाद आता है हमारा भारत। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा कि जूट के बारे में। कपास की बात करें, कपास के मामले में सबसे नंबर 1 पे, कपास के मामले में सबसे नंबर 1 पे चीन, दूसरा में भारत। रबड़ के मामले में थाईलैंड, और थाईलैंड पूरे एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में
थाईलैंड है जो रबड़ उत्पादन करने के मामले में एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अव्वल नंबर पे है। तंबाकू की बात करें, तंबाकू के मामले में चीन, भारत, जापान और टर्की वगैरह ये सब देश है। तो ये हमने देखा एशिया का प्रमुख फसल, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एशिया का जितने भी नदी है उसको सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एशिया महादेश के अंतर्गत जितना भी कोई सभ्यता हुआ उसमें क्या हुआ कि सभी नदियों के किनारे ही हुआ। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं एशिया में जो भी सभ्यता हुआ उसके बारे में। जैसे यहाँ का जो एशिया का जो नदी है उसको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, यानी सभ्यता को पालती है। पालने का कहने का मतलब, जो पालना कहने का मतलब क्या होता है, बच्चा को पालन पे लिटाते हैं, यानी बच्चा का जिस तरीके से झूला होता है उसी तरीके से सभ्यताओं का झूला होता है नदी। इसीलिए एशिया का जितने भी नदी है सभी नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा गया। जबकि एशिया महाद्वीप का जो भूमि है इसको सभी धर्मों का आद्य भूमि कहा गया। सभी धर्मों का आद्य भूमि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मावलंबी लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ धर्म के लोग हैं, जैसे यहाँ पे पहले तो हम लोग ये सभ्यता की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा सभ्यता हुआ। जैसे एशिया का जो नदी है उसको तो सभ्यता का पालन कहें। यहाँ के दजला जो फरात नदी है, कौन सा नदी, दजला, लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको क्या करेंगे, बोल रहे हैं उससे सुनिए और लिखें। दजला फरात नदी, दजला जो फरात नदी है ये नदी में एक सभ्यता हुआ था और इस सभ्यता का नाम था, कौन सा नदी, कौन सा सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया का सभ्यता किस नदी के किनारे हुआ, दजला और फरात नदी के किनारे। जबकि आपको पता है कि सिंधु नदी के किनारे हुआ था हड़प्पा सभ्यता का जन्म, जिसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। और यहाँ पे अनेक धर्मावलंबी लोग रहता है, जैसे हिंदू, बौद्ध धर्म का भी, मुस्लिम, जैन, ईसाई, यहूदी, पारसी और जथरुष्ट, कन्फ्यूशियस और सिंटो, सभी धर्मों का जन्म देने वाली ये स्थान है। कौन, एशिया जो महादेश है वो, यानी एशिया महादेश एशिया महादेश का काफ़ी नाम है, विश्व में सबसे प्रचलित है, सबसे बड़ा भी है और हर मामले में अव्वल भी है। अब ये तो हमने देखा एशिया में जो सभ्यता हुआ वो। अब इसकी यातायात सुविधाओं की बात करते हैं। तो एशिया में यातायात मार्गों का जाल सा बिछा हुआ है। यहाँ पे क्या, वायुयान, सड़क यान और रेलवे यान, बहुत सारा, फिर क्या बोलते हैं, जलयान, सभी प्रकार का यहाँ पे यान है। यानी यहाँ पर जाल सा बिछा हुआ, यातायातों का जाल सा बिछा हुआ। तो क्वेश्चन आता कि यातायातों का जाल किस महादेश को कहा जाता है, तो एशिया महादेश को यातायातों का जाल कहा जाता है। ये सब प्रश्न आपको पीटी में देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कौन किया था, एशिया महादेश के अंतर्गत ही। विश्व का सबसे ऊंची, लंबी नहीं बोल रहे, ऊंची, ऊंचाई, ऊंची, ये जो रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था ये किया गया था चीन के द्वारा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक विकसित है, तो ये विकसित है उत्तर पश्चिम चीन के हांगझाऊ, कहाँ से, हांगझाऊ से लेकर कहाँ तक, तिब्बत के का जो लहासा जो क्षेत्र है वहां तक विस्तृत है। क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे लाइन कौन सा है, तो वो है कहाँ का है, उसका निर्माण किसने करवाया, तो चीन ने करवाया था। और किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में। कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो उत्तर चीन के हांगझाऊ से लेकर तिब्बत का जो लहासा वाला क्षेत्र है यहाँ तक ये रेलवे लाइन विस्तृत है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई टोटल
4500 मीटर है। इतनी ऊंचा रेलवे लाइन है जो कि विश्व में सबसे अव्वल नंबर पे है। अब जब बात करें एशिया में ही विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। एशिया महादेश में ही है विश्व का, एशिया का नहीं, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ये हमने ऊंचा रेलवे लाइन की बात की, ये लंबा प्लेटफॉर्म आप लोग सभी को पता होगा कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है। और ये जो गोरखपुर है वो है कहाँ? यूपी यानी कि इंडिया में, यानी कि भारत में। आप लोग नाम से परिचित हैं, कोई नया नाम नहीं है। इसकी जो लंबाई है वो कितना है? तो इसकी लंबाई है 1366 मीटर। गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है उस यानी रेलवे प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? तो 1366 मीटर। और है कहाँ ये? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? इंडिया में आता है। अब उसके बाद सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई है 9232 किलोमीटर। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। रेलवे लाइन नहीं, रेल मार्ग है। रेल मार्ग यानी रेल वाला जो रास्ता होता है वो, यानी पटरी जहाँ तक बिछा हुआ, यानी 9232 किलोमीटर तक रेलवे लाइन के पटरियाँ बिछा हुआ है। और वो जो रेल मार्ग है उसका क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन है। और ये किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में। इसकी क्षेत्रफल कितना है? तो 9232 किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है। अब एक फाइनल नोट की बात में आपको क्या जानना है? नोट की बातें में आपको ये जानना है कि 25 मई और 2017 को एशिया अफ्रीका विकास गलियारे की शुरुआत की गई। तो हम लोग लास्ट फाइनली क्या बात कर रहे थे कि 25 मई 2017 ईस्वी में क्या हुआ था कि एशिया और अफ्रीका के जो विकास गलियारों की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया और अफ्रीका के जो बीच का जो विकास का जो गलियारा है उसकी शुरुआत कब की गई? तो 25 मई 2017 ईस्वी में किया गया था। तो ये था हमारा एशिया महादेश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि पहला क्लास में आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। आप लोग एशिया महादेश को पढ़ना चाहते हैं तो। और एशिया महादेश ही नहीं, विश्व का जितने भी महादेश है, 7 महादेश, सभी का नाम हमने बता दिए। 7 महादेश के बारे में भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज तो हमने देखा एशिया महादेश का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कि एशिया महादेश के अंतर्गत कितने देश आता है और उन सभी देशों को बारी बारी से सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लिया पहले पाकिस्तान आएगा, भारत आएगा, तो पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, भारत के बारे में भी जानकारी, रूस, जापान, जो भी देश आएगा सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताइए कैसा लगा आज का हमारा क्लास। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करने के लिए तो ज़रूर ही बोलेंगे। और आपको फ़ायदा होता तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये कोई फालतू टॉपिक नहीं है, फालतू वीडियो नहीं है कि कॉमेडी या कुछ भी आप उसको अनसब्सक्राइब करें या सब्सक्राइब नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा तो उसको मेहनताना देना ज़रूरी है। आप लोग जनता है, आप लोग सच्चाई को साथ देना चाहिए आप लोगों को, और ये काम आप लोग ज़रूर करेंगे। तो इतने पसीना बहाकर हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि एक छोटे भाई को सपोर्ट करें। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे आप ही को फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, इससे आप ही को फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब भी हम वीडियो बनाएंगे कोई भी टॉपिक पे, आप लोगों के पास सबसे पहले सूचना जाएगा। और कैसा मेरा वीडियो है वो तो आप लोग खुद ही वीडियो में देख कर ही बताएंगे। और ये पहला वीडियो तो मेरा है ही नहीं, इससे पहले बहुत सारा वीडियो, लगभग 150 मेरा वीडियो पहुंच चुका है, 150 वीडियो हम बना चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी का यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, क्या इससे हमारे जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकता है या नहीं। तो फाइनली हम लोग, वक्त आ गया हम लोगों को आप लोगों के बीच से इजाज़त लेने की। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में पूरी एजुकेशन से जुड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहें, खूब जमकर पढ़ाई करेंगे
और नोट्स इसको ज़रूर बनाकर लाएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा क्लास। तब तक आप लोग का नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर। एक आवश्यक सूचना ये है आप लोगों के लिए कि आपके घर में अगर कोई भी आपके भाई बहन आप या फिर आपके जानकार में कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो 10th क्लास की तैयारी करते हैं और वो बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे मैथ्स का स्पेशल वीडियो बनाया जाता है। और ये वीडियो कैसा रहता है वो आप लोग खुद देखकर बताएंगे। तो बच्चों को बताइए कि इस चैनल पे जाओ और यहाँ पे का जो मैथ्स का जितना भी वीडियो है 10th क्लास का उसे देखो। यहाँ पे पूरी कोशिश ये किया जाता है कि मैथ्स में बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का जो मैथ है, खास तौर पे एनसीईआरटी का जो बुक है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाता है, बिल्कुल आसान भाषाओं में। उससे आपके बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है 10th क्लास की तैयारी करने वाला, या फिर आपके कोई जानकार साथी संबंधी कोई भी है, तो उसे आप लोग ज़रूर सूचित करें, क्योंकि इससे ये करके आप लोग क्या करेंगे, मेरा हेल्प करेंगे। तो एक सच्चे व्यक्ति का हेल्प करना ज़रूरी होता है, मेहनती व्यक्ति को हेल्प करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग ज़रूर ये सूचना देंगे बच्चों को कि 10th क्लास का यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाता है और पूरे मैथ सारे चैप्टर का यहाँ पे टॉपिक को कवर कराया जाता है। और सारे चीज़ बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो बच्चा नॉर्मल भी है उसे गणित सिखाने का दावा रखा जाता है इस चैनल के द्वारा। तो आप लोग ये नहीं भूलेंगे, बिल्कुल बताना। आप लोग ज़रूर इस बात को शेयर करेंगे अदर के पास।